रखें कि चाहे वोकेशनल कोर्स है, चाहे आपका सिंपल ग्रेजुएशन है या डिस्टेंस एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है, सभी की डिग्री इक्विवेलेंट है, सभी की वैल्यू सेम है। कंपटीशन इतना हार्ड है आज के टाइम पे, उससे भी आप लोग ज़्यादा अपना दिमाग कुछ सोचने लग जाते हैं कि भी नहीं, कहाँ से कहाँ हमें पहुंचना है या क्या हमें चूज़ करना है, क्या नहीं करना है। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती हैं। लेकिन बेटा, कहा जाता है कि जब दिल में अगर जज्बा है, जुनून है, तो सभी समस्याएं बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद। मैं आरपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं, विशेषकर इन छोटे छोटे बच्चों का जो अपना समय निकाल कर, या हम कहते हैं कि अगर विद्या मंदिर में वो आए हैं तो विद्या मंदिर में आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि आपको शिक्षा मिले और संस्कार मिले। तो मैं आप सभी का, पहले बच्चों का मैं स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में, जिसमें शिक्षा के विभिन्न आयामों पर चर्चा होगी। और साथ ही मैं अपने साथ बैठे पैनलिस्ट का स्वागत करता हूं कि वो यहाँ पर समय निकाल कर आएँ। आज हम यहाँ पर न्यू होली फेथ पब्लिक स्कूल नजफगढ़ में बैठे हुए हैं और ये स्कूल 2005 से बना है। अब मैं प्रिंसिपल सर से यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी दो शब्द आपको कहें। जी सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर कृष्ण सर ने और डायरेक्टर मैडम मिस रेखा राठी ने सारा आपको क्लियर कर दिया है कंसेप्ट्स कि ब्रॉड एजुकेशन जो है या इसके अंदर स्किल जो है वो मैंडेटरी हो गया। आपकी जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एज पर गवर्नमेंट ये 2020 से जो है ये लागू हो गई है, पता है ना आप लोगों को? हाँ, ये 2020 से इसके अंदर कुछ कोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, जैसे स्किल एजुकेशन आपके मेन सब्जेक्ट ना होकर स्किल एजुकेशन जो है उसको जो है मैंडेटरी कर दिया। और ये अब कमिंग सेशन से आपका स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम नर्सरी टू 12th क्लास, जैसा कि अभी कृष्ण सर ने भी बताया और रेखा मैडम ने, दोनों ने बताया। आपके बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप पढ़ो, पहले उसको देखो, सेलेक्ट करो। बच्चे एक दूसरे को ना देखें कि भाई मेरे को क्या लेना है, कि मम्मी ने क्या है, मेरी बहन ने क्या लिया, पड़ोसी के बच्चे ने क्या लिया, मेरे मित्र ने क्या लिया। आपको देखना है कि आपका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य जो है वो क्या है। दूसरे को देखकर कभी आगे नहीं चलना। आप अपना पढ़ाई पर, एजुकेशन पे फोकस रखिए कि भाई मेरे को ये टारगेट अचीव करना है। और अचीव करने के लिए उसको किस तरीके से अचीव किया जाए, लिमिटेड आपके पास टाइम है, ज़्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड टाइम है, उनके ऊपर आप अपना ज़रूर रखिए। रेगुलर स्टडीज़, रेगुलर नोट्स और सबसे पहले आपका डिसिप्लिन। अगर आपका डिसिप्लिन है तो सारी चीज़ें बेटा आपके समक्ष है, आप अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हो। अब मैं मिस मालती जी से कहता हूँ कि वो निवेदन करता हूँ कि वो अपने सब्जेक्ट जियोग्राफी के बारे में या अन्य कैरियर ऑप्शन के बारे में जो गाइड कर सकती हैं वो करें। मालती जी। एक्चुअली मोस्टली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं सर कि उन्होंने अगर ह्यूमैनिटीज़ चूज़ किया है तो उन्हें लगता है कि इसमें शायद हमारा करियर ही नहीं बनेगा। मोस्टली सोचते हैं हमने मेडिकल या नॉन मेडिकल या साइंस स्ट्रीम चूज़ की है तो इन्हीं में हमारे करियर बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट, जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, तो उसमें भी बच्चे अपना करियर बना सकते हैं। मान लीजिए अगर 12th में आपके पास ज्योग्राफी है तो 12th के बाद आप BA BSc कर सकते हैं ज्योग्राफी में, या MA MSc कर सकते हैं ज्योग्राफी में। इसको करने के बाद अगर बच्चा BSc ही करता है तो BSc के बाद मोस्टली बच्चे कार्टोग्राफर बन सकते हैं, कार्टोग्राफी के लिए जा सकते हैं। अब कार्टोग्राफी में मैप स्किल्स, मैप बनाए जाते हैं, जैसे हम गूगल मैप में देखते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, वेरिएशंस होती हैं उसमें, बट ये कार्टोग्राफी में स्पेसिफिक मैप्स भी बनाए जाते हैं।
और इनमें जैसे कि अगर हमें रिवर्स का ही अगर कुछ शो करना है तो उसका अलग से मैप बनता है, जैसे रिवर्स का ओरिजिनेशन प्लेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या हैं इसकी। इसके अलावा अगर हम फिजिकल मैप देखते हैं तो उसमें हम रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन या प्लेटूज हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो इसके अलावा अगर बच्चा कार्टोग्राफर के अलावा अगर ज्योग्राफर बन सकता है, जियोलॉजिस्ट बन सकता है, इसके अलावा टाउन प्लानर है, अर्बन प्लानर है, काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम मेडिकल स्ट्रीम या अदर स्ट्रीम चूज़ करते हैं तो उसके बाद ही बच्चा कुछ कर सकता है। ये तो हो गया हमारा जैसे नॉन एकेडमिक। इसके अलावा अगर बच्चा एकेडमिक फील्ड में अगर कुछ चूज़ कर सकता है तो जैसे अब हम देखते हैं कि स्कूल से ही ज्योग्राफी पढ़ाना एज अ सब्जेक्ट ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, तो इसके लिए बच्चा स्कूल में ही टीचर बन सकता है या फिर कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पे वो लेक्चरर बन सकता है। इसके अलावा यूपीएससी लेवल पे भी ज्योग्राफी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी वो कोचिंग कर सकता है। अब जैसा आपने देखा कि आपकी मैडम ने ज्योग्राफी के बारे में बताया, उन्होंने बहुत से प्लेटफॉर्म बताए जो कि आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन बाकी है। आप जो मैडम लोग आपकी बैठी हुई हैं, आपकी जो टीचर्स, प्रिंसिपल सब लोग बैठे हुए हैं, उनसे आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ज्योग्राफी या इंग्लिश या जिससे भी चाहिए, या जो लोग टीचर यहाँ मान लीजिए कि पैनल पे नहीं हैं, तो आप जनरल क्वेश्चन भी अपने कैरियर और उससे संबंधित चीज़ों का पूछ सकते हैं। अब मैं मीरा जी जो कि आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाती हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वह कुछ इसके बारे में, इंग्लिश में कैरियर या इंग्लिश में आगे कैसे बढ़ें, इसके बारे में आपको गाइड करें। मीरा जी। Good morning, children. Good morning, ma'am. First of all, I would like to say thanks to our chief guest and our principal, sir and ma'am, that they have given the opportunity to our students. Counseling is an interaction between the counselor and the students. So, counselor should possess certain skills and abilities so that he or she can clear your doubts, right? And mainly my subject is English, so I would like to tell you why English is necessary, why we should learn English. So as you know that English is a interaction language. It is a global language. Everywhere we require English, and English, it is the learning of education, language learning of education. So we must know English. In school we are having all the subjects in English, so we must know English. And if you know English, you can earn good money, good salary package. So as it is a compulsory language, it is a global language. After 12th, you can, if you want to become a teacher or a professor, then you can do the graduation, and moreover you can do the honors degree also, and after that you can do masters, and then you can become a after completion of master's degree, you can clear UGC NET. And if you clear the UGC NET, you can become a professor and you can earn in lakhs. And after clearing UGC NET, you can earn 30,000 per month also. And after that, you can do the PhD also. And those students who want to go abroad after 12th, they can. We are having a so good universities in the world, like Harvard University, Cambridge University, Oxford University, in that, but you must know English. And some of the countries, they want the IELTS exam. It is an international language testing exam. For that, you must know English. Right. And the third thing is we are having a social media. In that, if you are having a good English, you can be a news anchor. And for that, you have to do a professional that course. And after completion of course, you can become a journalist or a news anchor. And the other is you can also opt for a soft skill trainer. Soft skill trainer, for that you must have the good command on English.
And other than this, our government has issued certain guidelines that our Supreme Court and High Court, all the proceedings will be in English only. So if you want to become a lawyer, then you can opt English. So English nowadays, it is a demand everywhere. And one more thing, if you those who are having a financial problem and they want to do job, so we are having a call centers and BPOs also. So in call centers you can in domestic call centers you can earn very less salary, but in international call centers you can earn very good package. So some people they are earning more than lakhs in BPOs. And you must have heard that we are having embassies in India. Like we are having an embassy of UK, we are having an embassy of USA, Sweden. So for that you have to be if you want to work in a French embassy, you have to learn French language. So English as a medium of communication, it helps to learn other language also. So you can opt for 6 month or 1 year language learning program also. So this is also a very good platform. And the other thing is that you can be a tourist guide also by learning this language. Because as it is an international language, those companies who are established here in India, they also want that this language, if you are good in this particular language, English, then you can do a good job. And after 12th, in any field, if you do your degree, whether you are doing the degree or the diploma, after completion of that, you have to crack the interview. So your first interview, the first interaction should be in English. Interview, all those rounds, first round, second round, third round, fourth round, they all should be in English only. So for cracking those entrance interviews, your English should be good. And the other is you can be an online tutor also. Online tutor, you can give the online teaching also. And if you don't want to do job in as a teacher, professor, or in other field, you can open your own institution also. If you are having a good command in English, you can open your institution also. You can earn a good salary package. धन्यवाद, आपने अपने सब्जेक्ट के बारे में, इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। वैसे कोई भी भाषा जितना आप पढ़ सकते हैं, वो सब आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ही बताती हैं। अब वो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, रशियन हो, या अपने देश में जो बोली जाती हैं वो लैंग्वेजेज हों, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज हों, वो सब आपको एक तरह से कुछ देती ही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज पढ़ें। और साथ ही अब मैं अपने साथ बैठी हिंदी की टीचर गीता जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो कुछ शब्द बोलें, आपको कुछ अपने ज्ञान को बांटें। हिंदी भाषा न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि हमारे संस्कारों व संस्कृति की भी पहचान है। हिंदी भाषा सरल व सहज रूप से बोली जाती है बेटा, और इसमें हम अपने विचारों को सहज प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। यदि आप हिंदी भाषा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं बेटा, तो आप शिक्षण के क्षेत्र में जा सकते हैं, या फिर आप सिनेमा जगत में या मीडिया में, या फिर आप अपने सरकारी सेवाओं में भी आप अपना आवेदन कर सकते हो। जैसे आप अगर शिक्षण के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप स्नातक की शिक्षा या कला स्नातक की डिग्री प्राप्त करके आप शिक्षण के क्षेत्र में जा सकते हैं। यदि आप सिनेमा जगत में जाना चाहते हैं तो आप एंकरिंग या राइटिंग स्किल्स आप अपनी डेवलप कर सकते हैं, या फिर आप अगर न्यूज़ चैनल्स में आप जाना चाहते हैं तो एंकरिंग, एडिटिंग, राइटिंग आप ये सब कर सकते हो। यदि आपकी हिंदी अच्छी है तो आप लेखक बन सकते हो, जैसे साहित्य, कहानियाँ
या कोई कविता भी आप लिख सकते हो। यदि आप सरकारी नौकरी या शासकीय सेवा में जाना चाहते हो तो आप यूपीएससी या एसएससी की परीक्षाएं भी आप पास करके आप आगे आवेदन कर सकते हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बच्चों को बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी। फिर भी अभी अगर मेरे समझ में अब आपके इतने लोगों ने बात कर ली, अभी आप यहाँ बैठे हैं तो आपके मन में भी बहुत से क्वेश्चन आ रहे होंगे। उन क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी आपको हम देंगे, लेकिन अगर आप नहीं यहाँ पूछ पाते हैं, शायद किसी शर्म से या किसी अन्य कारण से, तो आप टीवी पर दिए हुए नंबरों से आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अब मैं प्रीति जी से यह निवेदन करूँगा कि वो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के बारे में वो आपको कुछ बताएं, उसमें कैसे कैरियर बने इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दें। Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Economics. Economics is a social science. You can study in economics how world works, how scarcity open. You know our resources are limited and our choice is unlimited. So we can go with it. Economics. If you are studying economics, you can have lots of options to study, like how world works, how people relocates our resources, and what is our GDP rate. Everyone know about that. GDP rates of our India is 5, and the number 1 of economics is United States America. And if you are studying economics, you can get knowledge about our economics area, and also you get knowledge about every particular area in economic sector, how our government sectors, private sectors works, and how they are relocates our resources. If you are studying economics, you can become a policies maker and marketing researchers and analysts. There are lots of options, like you become in economics, consultants, marketing researchers, and you can get job banking sectors, financial sector, etc. If someone has doubt, you can ask me. That's it. जैसा मैम ने बताया कि इकोनॉमिक्स जो है वो अर्थशास्त्र हर जगह का शास्त्र है। हमारे घर में भी अर्थशास्त्र यूज़ होता है, हमारे देश में भी, चाहे वो हमारा प्लानिंग कमीशन हो या अन्य जितने भी प्लान हो या जो आसपास जितनी कंपनियां चल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का प्रयोग किया जाता है। इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसके बारे में आपके मन में जो और भी जिज्ञासाएं होंगी वो आप आगे भी पूछ सकते हैं। अब मैं सुमित्रा दुबे जी से निवेदन करता हूं कि वो कुछ शब्द बोलें। बहुत ही एक तरह से कहिए कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसको पसंद होता है उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जिसको नहीं पसंद होता है वो मनाता है कि अब की बार पास हो जाए, आगे से देखा जाएगा। लेकिन हमारे हर की ज़िंदगी में मैथ्स है और मैं निवेदन करता हूं कि वो इसके बारे में कुछ बताएं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे सर ने कहा कि किसी किसी बच्चे को मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट होता है और किसी किसी को होता है कि वो मैथ्स देखना भी नहीं चाहते, वो बस चाहते हैं कि कैसे भी वो बस क्लियर हो जाए, 10th उनका क्लियर हो जाए। अगर तुम मैथ्स को लेकर तुम आगे अपना करियर बनाना चाहते हो तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे तुम आईटी सेक्टर में जा सकते हो, तुम फाइनेंस में जा सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो, और जैसे तुम एजुकेशन सेक्टर में भी जा सकते हो। जैसे अभी सर जैसे बता रहे थे कि तुम आफ्टर 12th या फिर आफ्टर 10th के बाद तुम डिस्टेंस जैसे कोर्सेस होता है, तुम फिर आईटी सेक्टर का तुम प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद तुम बहुत सारे फील्ड पे जा सकते हो। मैथ्स को लेकर तो बहुत सारे, जैसे तुम बैंकिंग में जा सकते हो, एसएससी का प्रिपरेशन कर सकते हो, और मैथ्स का हर जगह यूज़ है, घर पे भी मैथ्स का यूज़ होता है। बच्चों, वह समय आ गया है कि आप अपने प्रश्न
सीधे तौर पर पूछ सकते हैं। मेरा खाली कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट जो भी हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, चाहे लैंग्वेजेस हो, मैथ्स हो या अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो, वो हर एक को कुछ ना कुछ दे के ही जाता है, उसके कैरियर को बिल्ड करता है। मैथ्स में बहुत से लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं, आप शायद हंसोगे, कि वो मैथ्स कॉपी पे नहीं अपने दिमाग में करके सीधे आंसर बता देते हैं कि ये है, और उनकी जो ये कॉपी मेमोरी है ये उनको ऊंचे से ऊंची जगह ले जाती है। इकोनॉमिक्स में भी यही है, ज्योग्राफी में भी यही है। कोई भी सब्जेक्ट किसी भी तरह से हम उसको कम नहीं आंक सकते, आपको वो बुलंदियों पे ले जा सकता है, बल्कि आपके अगर गोल क्लियर हों। अगर गोल ही नहीं क्लियर है तो फिर शायद थोड़ा परेशानी होगी। लेकिन आज हम लोग उसी लिए यहाँ आए हैं कि आप इन सब भ्रांतियों के बारे में आप बात करें। अब समय आ गया है कि आप सीधे तौर पर हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, जो पैनलिस्ट हैं, आपके टीचर हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब जो सबसे पहले जो प्रश्न पूछना चाहता है वो खड़ा हो और अपना प्रश्न पूछे। बेसिकली मेरा क्वेश्चन मैथ्स के ऊपर है। मैं सुमित्रा मैम से पूछना चाहता हूँ। ऐसा जनरली एज अ स्टूडेंट मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, ये कुछ एग्जाम से पहले बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है सब कुछ। एक चैप्टर है मैथ्स में, बहुत सारे चैप्टर होते हैं, हमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, वी नो एवरीथिंग अबाउट इट, लाइक हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, what formula is this, and we know all about it, but still हम जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं हमारे माइंड बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। स्पेशली ये तब होता है जब एग्ज़ाम नियर होते हैं, हमारे बिल्कुल पास होते हैं। कुछ मेरे साथ ये होता है, जब नेक्स्ट डे एग्ज़ाम होता है मेरे मन में बहुत डाउट आ जाता है कि मैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करूं। तो मैं यही पूछना चाहता हूं आपसे। मेनली ये होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। जैसे हमें क्वेश्चन आता है बट हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैथ्स क्या होता है, ये रटने वाली चीज़ नहीं होती है, वो जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें उतना मैथ्स और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो तुम सबसे पहले एक नोट्स बनाओ, जितने भी फॉर्मूले हैं उसके नोट्स बनाओ, डेली 2-3 आवर्स तुम प्रैक्टिस करो, और जो नोट्स बनाए वो डेली तुम उसे लर्न करो। देखिए, ये जो समस्या है ये बहुत सारे बच्चों में आमतौर पर देखी गई है कि जब एग्जामिनेशन होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस शुरू हो जाता है। तो वो स्ट्रेस कहाँ से आया, क्यों आया, उन कारणों को हम भली भांति जानते हैं कि ये स्ट्रेस आया क्यों। जैसे आपने एक सब्जेक्ट के बारे में पर्टिकुलरली बोला कि मैथ्स में हमें सब कुछ आता है और हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो हम बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? अभी मैम ने कहा कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बिल्कुल ठीक बात है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी भी चीज़ सब्जेक्ट की, तो वो आप उसमें उतने निपुण नहीं हो पाएंगे। यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी नई जर्नी आप स्टार्ट करते हैं, तो एटलीस्ट उसकी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी यात्रा को करना चाहते हैं, कहीं भी टूर करना चाह रहे हैं आप, और उस टूर का आपके पास कंप्लीट मैप है कि आप यहाँ से ट्रेन लेंगे, बस लेंगे, उसके बाद में फिर आप आगे जाएंगे तो आपको टैक्सी लेना होगा और डेस्टिनेशन में आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सो नो डाउट कि आप वहाँ तक इजीली पहुँच जाएंगे। बट आपको जब रिसोर्सेज ही नहीं पता कि आप किस तरीके से उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं या वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जब भी आप लोग टॉपिक पढ़ते हैं, एक भी ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है लेसन का, वो कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता। तो सबसे पहले आप अपने चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, पहले आप उसको पढ़ें। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दी हुई होती हैं। कुछ चीज़ें आपकी बैक लेसन से कनेक्टेड होती हैं कि ताकि एक चेन बनता जाए, एक सीक्वेंस बनता रहे, और उसके बाद में फिर आगे की चीज़ें स्टार्ट होती हैं कि अब हम इसमें इस तरीके से करेंगे।
वो एग्जाम्पल उसके साथ में होते हैं, आपके 2, 3, 4, 5 अलग अलग एग्जाम्पल भी होते हैं कि आप इस तरीके से आप सोल्व करें। तो सबसे पहली बात यह है कि आप उन चीज़ों को पढ़ें, उन स्टेप्स को फॉलो करें। अगर आपको वो स्टेप्स फॉलो करने आ गए इजीली, तो आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होगा, आप पैनिक नहीं होंगे सिचुएशन को। दूसरी बात, जब आप इस तरीके की क्वेश्चन अपने माइंड में फॉर्म कर लेते हैं कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो मेरे साथ ये चीज़ें होने वाली हैं, तो आप अजम्पशन में आ जाते हैं कि मैं कल पेपर दूंगा तो मैं तो भूल जाऊंगा पेपर के बीच में। सो ये डाउट आपके मन में नहीं आना चाहिए। आई कैन डू इट, आई विल डू इट। मैंने प्रैक्टिस की है, मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, फॉर्मूलाज मैंने अप्लाई किए हैं। जैसे सर ने कहा कि मैं मेंटल कैलकुलेशन, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा इसमें अबैकस के बच्चे आते हैं और वो कैलकुलेशन उंगलियों पे करके माइंड से बता देते हैं कि आपका ये कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो वो क्विकली बता देते हैं और एक्यूरेट होते हैं। आपका कैलकुलेटर उतना फास्ट नहीं बताता जितना फास्ट वो बता देते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप वो कोर्स करें। तो वो एक तो माइंड को बहुत शार्प कर देता है और आपकी कैलकुलेशन बहुत शार्प हो जाती है। तो अपने पे डाउट कभी ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, अपने सब्जेक्ट को टाइम जरूर दें, प्रैक्टिस रेगुलर करें। ये नहीं है कि आज मैंने प्रैक्टिस कर ली, कल मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी कि मुझे तो अब ये आता है। अब वो डाउट आपके एग्जाम के नज़दीक आता है। जब आपके पास एग्जाम मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, आज आपका ये एग्ज़ाम है, कल आपका ये एग्ज़ाम है, और आपने प्रैक्टिस किसी भी सब्जेक्ट की नहीं की है, तो आपके माइंड में कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है कि मैं अपने आप को प्रूव कैसे करूं, मैं बेहतर कैसे करके दिखाऊं, मैं पेरेंट्स को कैसे सेटिस्फाई करूंगा, मेरे मार्क्स कम आए तो मेरी तो क्लास में बेइज्जती हो जाएगी, मैं तो इस लेवल पे हूँ, पेरेंट्स के टीचर्स की नज़रों में मैं बहुत हाई लेवल पे हूँ। सो वो सारे के सारे ट्रॉमा आपको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करते हैं। तो उन सब चीज़ों पे किसी पे भी फोकस नहीं करना, खाली अपनी स्टडी पे फोकस करना है। और अपने जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो आपने अपने टीचर्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ क्लियर करने हैं और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। अपने माइंड में डाउट बिल्कुल भी नहीं लाना। सेल्फ डाउट आपको कहीं ना कहीं हमेशा डिसअपॉइंटेड करेगा और वहाँ पे आपका ये ग्रेजुअली डेवलप होता रहेगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस करें और अपने पे पूरा विश्वास रखें। अभी हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।